थैंक गॉड सिर्फ 5% बैटरी रह गई थी। गाइस 20 मिनट में पिज्जा आ रहा है। ये सही है, ऐसे कौन बुलाता है, सब कुछ तो बाहर से मंगाया है। तुम लोग बताओ ऐसी कौन सी चीज है जिसके बिना दुनिया चल ही नहीं सकती। मेरे लिए तो मोबाइल फोन्स। अगर ये फूड डिलीवरी एप्स ना हो ना तो मैं भूखा ही मर जाऊं। आई विल से ट्रैवल। सोचो अगर बसेस, प्लेन, ट्रेन ना हो तो हम तो एक ही जगह अटक जाएंगे। अरे भाई, मैं तो रियल एस्टेट बोलूंगी। ये बड़े बड़े बिल्डिंग्स, मॉल्स, ऑफिसेज ना हो तो आदमी कहाँ जाएगा, कहाँ काम करेगा। आई तो वोट फॉर रियल एस्टेट। मैं तो कहूँगा हॉस्पिटल्स। हेल्थ सबसे जरूरी है, अगर सेहत ही ना हो तो बाकी सारी चीजें मायने ही नहीं रखती। पर सोचो ये सब चीजें, फोन्स, प्लेन्स, हॉस्पिटल्स, फूड ऐप, मेट्रो, ये सब किस चीज पर चलती होंगी? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी वो साइलेंट करंट है जो हमारे जीवन के हर पल में फ्लो करता है, अनसीन लेकिन बहुत ज़रूरी। स्विच ऑन करने से लेकर घरों, उद्योगों, कारखानों, रिसर्च लैब्स और हेल्थ केयर, बिजली हर कदम पर राष्ट्र निर्माण को आगे बढ़ाती है और सपनों को वास्तविकता में बदलती है। लेकिन क्या ये सब इतना ही आसान और सिंपल है जितना कि दिखता है, या इसके पीछे एक अलग ही दुनिया है? Let's follow the current and uncover the story behind the grid that powers our world. मेरी क्यूरियोसिटी मुझे टाटा पावर DDL, जो कि एक पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, उसके ऑफिस ले आई, जहां मैं मिली मिस्टर वासु चंद्रवंशी, हु इज द हेड ऑफ ग्रुप सब ट्रांसमिशन सिस्टम नॉर्थ। हाय सर। हेलो सर, आज मैं आपसे उस ग्रिड की कहानी जानने आई हूँ जो लाइट से लेकर हर एक डिवाइस चलाती है। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी गवर्नेंस सिस्टम के बारे में बताएं। इंडिया में पावर मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आता है, और उसके बाद सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी जो प्लानिंग एंड टेक्निकल चीज़ों के लिए होते हैं, और फिर सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन एंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। उसके बाद आते हैं जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये फर्दर सेंट्रल और स्टेट के बीच अलग अलग जगह आते हैं। आसान शब्दों में बताएं कि पावर सिस्टम क्या है और पावर जनरेशन से लेकर ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और कस्टमर तक पावर फ्लो कैसे होता है। जितने भी इक्विपमेंट हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी को जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज होते हैं, वो पावर सिस्टम के पार्ट है। पहले हम जनरेशन समझते हैं। जनरेशन दो तरीके से होते हैं, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल में थर्मल बेस्ड प्लांट्स आते हैं, और रिन्यूएबल में मेजर जो कंट्रीब्यूटर हैं सोलर, विंड एंड हाइड्रो एनर्जी। अब हम बात करते हैं ट्रांसमिशन की। जो हमारी जनरेशन है वो 11 kV वोल्टेज लेवल पे होती है, जिसको हम फर्दर स्टेप अप करते हैं, जिससे पावर ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू ट्रांसमिट किया जाता है, जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन कहलाती है। ट्रांसमिशन लाइन 3 तरीके की होती है, जिसमें पहला है ओवरहेड लाइंस जो टावर्स होते हैं हमारे, दूसरा है अंडरग्राउंड केबल, तीसरा कंपोजिट नेटवर्क जो मिक्सचर है ओवरहेड टावर्स और केबल का, जिसे हम कंपोजिट नेटवर्क भी कहते हैं। अच्छा। अब डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए आइए यार्ड चलते हैं।
डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होता है ट्रांसमिशन लाइन के आउटपुट से। हमारे यहाँ 66 केवी वोल्टेज लेवल है। ये इस ग्रिड में 66 केवी की वोल्टेज आती है, जो फर्दर स्टेप डाउन होती है इस पावर ट्रांसफार्मर की मदद से, जो 66 केवी की पावर को 11 केवी में कन्वर्ट करता है। ये सारी ब्रेकर्स स्काडा ऑपरेटेड हैं, जो कि हमारे सेंट्रली पावर सिस्टम कंट्रोल से ऑपरेट होते हैं। अच्छा, तो फिर पावर डिस्ट्रीब्यूशन चेन में डिस्कॉम का क्या रोल है? डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्कॉम का इम्पॉर्टेंट रोल है, जिसमें सबसे पहले आता है पावर परचेज, जो कि 66 और 33 केवी लेवल पे पावर परचेज होता है, और हम अपने ग्रिड्स की हेल्प से उस पावर को स्टेप डाउन करते हैं 66 और 33 की पावर को 11 केवी में। इसको बेहतर समझने के लिए 11 केवी पैनल रूम में चलते हैं। 11 केवी के पैनल्स, ये फर्दर जो हमारे पावर ट्रांसफार्मर ने स्टेप डाउन किया, वो पावर यहाँ आती है 11 केवी स्विच गियर पैनल्स में। ये स्विच गियर पैनल्स हमारे 11 केवी के अलग अलग एरियाज में सप्लाई देते हैं, जो यूटिलिटी, हॉस्पिटल्स और कॉलोनीज में सप्लाई देते हैं। वहाँ ये 11 केवी फर्दर स्टेप डाउन होता है, जो 433 वोल्ट में हमारे कस्टमर के घर तक सप्लाई जाती है। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर पैनल, ये पैनल हमारे 11 केवी फीडर्स को सप्लाई देते हैं। इन पैनल की अगर मैं टेक्नोलॉजी की बात करूं तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हम पार्शियल डिस्चार्ज और टेम्परेचर राइज को मॉनिटर करते हैं, और ये पैनल हमारे इंडस्ट्रियल, रेसिडेंशियल कंज्यूमर को सप्लाई देते हैं। यहाँ से जो सप्लाई जाती है वो 2-3 अलग अलग तरीके से जाती है। केबल, कंप्लीट अंडरग्राउंड नेटवर्क, ओवरहेड नेटवर्क और कंपोजिट नेटवर्क, जो ओवरहेड और केबल का मिक्सचर है। तो ये जो सप्लाई जाती है वो फर्दर स्टेप डाउन होती है, ताकि हम अपने कस्टमर को 433 वोल्ट सप्लाई दे सकें। पंद्रह साल पहले और आज के दिल्ली पावर सिनेरियो की तुलना आप कैसे करेंगे? मेजर चेंजेस या शिफ्ट जो आपने देखे हो? 15 साल पहले जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था, उसमें स्काडा ऑपरेटेड चीज़ें नहीं थी। जो हमारे ग्रिड्स थे, वहाँ सारी चीज़ें मैनुअल होती थी और स्टेशन मैन्ड होते थे। अभी सारे अनमैन्ड सबस्टेशन हैं। हमारे पूरे 93 ग्रिड्स टोटली अनमैन्ड है। आज की डेट में हमारा कोई भी आदमी ग्रिड ऑपरेशन के लिए ग्रिड में नहीं है। ये सारा काम हमारी मेंटेनेंस टीम या हब मेंटेनेंस टीम करती है। जब हम अनमैन ग्रिड की बात करते हैं तो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें वोल्टेज, करंट, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर आते हैं। इस ग्रिड में चाहे वो आउटडोर हो या इंडोर, सारा डेटा डिजिटल फॉर्म में इस पैनल, जिसे हम कंट्रोल एंड रिले पैनल कहते हैं, इससे हमारे पावर सिस्टम कंट्रोल जो सेंट्रली मॉनिटर होता है वहां जाता है, और ये रियल टाइम पे 24/7 किसी एरिया में कितना वोल्टेज और करंट है मॉनिटर किया जाता है। दिल्ली जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी या फिर छोटे शहरों या गांवों में पावर डिस्ट्रीब्यूशन के क्या चैलेंजेस होते हैं, एंड ये चैलेंजेस बिजली की रिलायबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी को कैसे इफेक्ट करते हैं? दिल्ली जैसे शहर में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कंटिन्यूस पावर, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। सो जो आउटेजेस के टाइप और हमारे शटडाउन, मेंटेनेंस के लिए हमें ट्रांसफार्मर को या हमारे लाइंस को बंद करना होता है। सो एरिया वाइज भी हमें चैलेंज आता है। जो ऐसे एरियाज, जो सिविल लाइंस और एरिया जहाँ पर हमें अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई देनी है, हॉस्पिटल्स और ऐसी बहुत सारी लोकेशन, इंडस्ट्रीज, हैवी इंडस्ट्रीज, तो ऐसी जगह हम कंटिन्यूस पावर या अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई देते हैं, जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है मेंटेनेंस के लिए। दूसरा चैलेंज है पुराने एसेट को मेंटेन रखना। हर एक इक्विपमेंट या एसेट की एक यूजफुल लाइफ होती है, और उस यूजफुल लाइफ के अंदर उसको मेंटेन करना और उसके स्पेयर की अवेलेबिलिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज है किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के लिए। तीसरा चैलेंज है लोड शिफ्टिंग। ट्रिपिंग की वजह से ट्रांसफार्मर या ओवरहेड लाइन में लोड शिफ्टिंग की वजह से जंपर बर्न या फ्यूज ब्लोन के केसेस बढ़ सकते हैं, स्पेसिफिकली इन पीक समर। कंसीडरिंग द प्रेजेंट सिनेरियो एंड चेंजिंग बिहेवियर ऑफ कस्टमर, अब हमारे लोड कर्व में भी बदलाव आया है। कस्टमर ने ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करना शुरू किया, और इलेक्ट्रिकल बसेस जिनकी चार्जिंग रात को होती है। तो जो लोड कर्व में दिन में बदलाव आते थे, वो अब रात में भी डिस्कॉम कंपनीज ऑब्जर्व करते हैं।
पहले के पावर सिनेरियो से आज अगर मैं कंपेयर करूं तो बहुत चेंजेस आए हैं। आज हमने अपने फील्ड स्टाफ को एम्पावर किया है टेक्नोलॉजी से। फील्ड फोर्स ऑटोमेशन FFA, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS, जिसकी मदद से पावर रिस्टोरेशन कम से कम समय पे करते हैं। तो हर बार जब हम स्विच ऑन करते हैं वो टेक्नोलॉजी, रेगुलेशंस और ह्यूमन एफर्ट्स का एक जुड़ा हुआ सिस्टम होता है जो सीमलेस काम करता है ताकि हमारे घरों और शहरों में निरंतर बिजली आती रहे। तो जब आप सो रहे होते हैं, ग्रिड्स काम कर रहे होते हैं। जैसा कि हमने देखा, भारत का इलेक्ट्रिसिटी गवर्नेंस सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स और इवॉल्विंग फ्रेमवर्क है जो देश की ग्रोथ को पावर देता है और चेंजिंग कंजम्पशन पैटर्न्स के साथ अडेप्ट करता रहता है। ये अंडरस्टैंडिंग हमारी जर्नी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की, जो हमारे पावर सेक्टर को रीशेप कर रही हैं, चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में बदलते हुए और सस्टेनेबल फ्यूचर की राह को रोशन करते हुए। हमारे साथ जुड़े रहें और जानें कि कैसे इनोवेशंस इंडिया के एनर्जी रेवोल्यूशन को आगे बढ़ा रहे हैं।